हेलो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। इसके मुतालिक मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये लॉ 1869 में गोल्डबर्ग और वाग ने पीटर वाग इन दो साइंटिस्ट ने लॉ ऑफ मास एक्शन को पास किया या दिया। लॉ ऑफ मास एक्शन एक्चुअली रिवर्सिबल रिएक्शंस पर अप्लाई होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन पर ये अप्लाई नहीं होता और ये पुट फॉरवर्ड किया गया 1869 में। इस लॉ ऑफ मास एक्शन को मैंने दो शक्लों में तब्दील कर दिया, दो पार्ट्स में तब्दील कर दिया। पहला जो इसका पार्ट है या पहले जो जुज़ है वो ये है कि द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मासेस। अब ये एक्टिव मासेस की एक टर्म है, इसको समझने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको ये रिएक्शन देखना पड़ेगा कि यहाँ पर दो मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं, एक मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ और पानी यानी कि H2O बनाते हैं। अब यहाँ पर एक मोल एक्चुअली ऑक्सीजन के साथ हम एक मोल लिखते नहीं है, ये अंडरस्टूड सी बात है कि इसका एक मोल ही रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं एक मोल ऑक्सीजन का ले रहा हूँ, दो मोल मैंने हाइड्रोजन के लिए। अब दो मोल मैस जो है ना ये हाइड्रोजन का रिएक्ट कर रहा है, एक मोल मैस कर रहा है ऑक्सीजन का। ये जो दो मोल मैस है ये इसका हाइड्रोजन का एक्टिव मैस है, एक्टिव मैस। ऑक्सीजन का एक मोल ही एक्टिव मैस, ठीक है। इसको आम अगर मिसाल के साथ समझें तो आपके पास बिलफर्ज 5 किलो चिकन है और आपने 2 किलो चिकन बनाया, पकाया, तो आपका एक्टिव मैस कितना होगा? 2 किलो होगा, 5 किलो नहीं होगा। आपके पास अवेलेबल 5 किलो था लेकिन आपने 2 किलो को इस्तेमाल किया तो आपका एक्टिव मैस 2 किलो होगा। तो इसके पहले पार्ट के मुताबिक द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट, पहला जो पार्ट है ये इंडिविजुअल रिएक्टेंट की तरफ इशारा करता है, यानी कि ये एक इंडिविजुअल रिएक्टेंट है हाइड्रोजन, ये एक दूसरा इंडिविजुअल रिएक्टेंट है ऑक्सीजन। तो इसके मतलब द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मैस। मतलब ये है हाइड्रोजन का कितना एक्टिव मैस है, वही एक्टिव मैस इसका रेट को डिफाइन करता है। रेट क्या होता है इसकी? एक्चुअली स्पीड होती है। स्पीड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसके मुताबिक के एक्टिव मैस ही किसी रिएक्टेंट के रेट को, कि वो किस रेट के साथ कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, डिफाइन करता है एक्टिव मैस। और जो दूसरी इसकी डेफिनेशन है या दूसरा जो पार्ट है वो ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस। अब दूसरी पार्ट में वो पूरे रिएक्शन का रेट को बता रहा है कि रेट ऑफ कंप्लीट रिएक्शन, यहाँ पर इंडिविजुअल की बात हो रही थी कि रेट ऑफ इंडिविजुअल रिएक्टेंट सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मैस। इसका एक्टिव मैस अगर 15 ग्राम है सपोज करें, तो वो इसका रेट को डिफाइन कर, अगर एक्टिव मैस इसका ज़्यादा होगा तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। बट दूसरे पार्ट में रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि पूरे रेट का वो तयन कर रहा है कि वो प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज। इन दोनों रिएक्टेंट का टोटल जो एक्टिव मैस, इन दो रिएक्टेंट्स का जो टोटल एक्टिव मैस है वो पूरे रिएक्शन का रेट को डिफाइन करता है, जबकि इंडिविजुअल जो सब्सटेंस होता है उसका रेट उसका ही सिर्फ जो एक्टिव मैस तो वो डिफाइन करता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस। रिएक्टेंट्स 4 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 10 हैं, जितने भी हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो टोटल जितने भी होंगे वो रेट ऑफ रिएक्शन कंट्रोल करेंगे या रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करेंगे। अगर उनका तमाम का प्रोडक्ट अगर ज़्यादा है एक्टिव मैसेज का तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, अगर तमाम का प्रोडक्ट कम, एक्टिव मैसेज कम है तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। तो इसको हम एक जनरल रिएक्शन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। वो ये है कि ए रिएक्टेंट और बी रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, सी प्लस डी प्रोडक्ट बनाते हैं, और फिर क्या होता है कि वो रिएक्शन बैकवर्ड जाता है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट
एंड बी। ये जो ब्रैकेट में मैंने ए को बंद किया इसका मतलब है कि ए की कंसंट्रेशन, बी को जब बंद किया इसका मतलब बी की कंसंट्रेशन। और प्रोपोर्शनैलिटी के कांस्टेंट को ख़त्म करने के लिए मैंने एक के एफ यानी कि एक कांस्टेंट को यूज़ किया है, कांस्टेंट ए और बी इनकी कंसंट्रेशन। उसके बाद रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी। उसके बाद मैंने यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को यूज़ किया है, के आर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी। अब जानते हैं कि इन फॉरवर्ड रिएक्शन इनिशियली द स्पीड ऑफ रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट, बट जो टाइम गुजरता जाता है स्पीड ऑफ रिएक्शन बिकम्स स्लोअर एंड स्लोअर, तो कम होती जाती है स्पीड। तो इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होती है, फिर वो ऐसा ऐसा स्पीड कम होती जाती है। रिवर्स रिएक्शन की क्या होती है, स्पीड पहले कम होती है बाद में बढ़ती चली जाती है। तो फिर एक ऐसा पोजीशन आ जाती है कि जब जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये स्टेट है इक्विलिब्रियम की स्टेट। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की हमने पहले कर चुके हैं फाइंड, इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। के एफ कांस्टेंट था, ए और बी इनकी कंसंट्रेशन यहाँ पर, के आर कांस्टेंट, सी एंड डी। अब क्या करेंगे, के एफ ये के आर इस साइड पे ले आएंगे। ठीक है जी। उसके बाद जो ए और बी की कंसंट्रेशन थी वो इसके नीचे आ जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए यहाँ पर थी, ये इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, के आर यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ना, इससे हमें एक और कांस्टेंट मिलता है, वो कौन सा है, वो के सी है। के सी इज इक्वल टू के एफ और के आर, यानी कि जो कांस्टेंट था जो हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन की सूरत में यूज़ किया था, और दूसरा कांस्टेंट जो हमने रेट ऑफ रिवर्स की सूरत में यूज़ किया था, उनकी अगर उनको रेशो निकालें तो वो के सी एक नया कांस्टेंट हमें देती हैं। तो हमने एक नया कांस्टेंट यहाँ पर पुट कर दिया। उसके बाद ये एक वही हम नीचे उसको पुट कर देंगे। के सी की अब क्या डेफिनेशन है, के सी क्या है, के सी हमारे पास कांस्टेंट है जो कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड बाय के सी। के सी क्या चीज़ है, Kg is defined as the ratio of product of concentration of products, यानी कि प्रोडक्ट, पहले तो ये दोनों एक दूसरे के प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे ज़र्ब का निशान है। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ये ब्रैकेट शो कर रहे हैं कंसंट्रेशन को, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट थे हमारे पास, प्रोडक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, ये यहाँ पर ज़र्ब का निशान है, ये यहाँ पर ज़र्ब का निशान है। तो केस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन से हैं, ए और बी। तो ये के सी की वैल्यू है। अगर हमारे पास यहाँ पर कोफिशिएंट होता, यानी कि बिलफर्ज यहाँ पर बी की कोई ताकत होती, या हमारे पास यहाँ पर हमने एक मोल लिया, सपोज करें हम यहाँ पर ए, इसका ए मोल शो कर दें, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी को शो करते हैं। फिर क्या होगा, फिर जब हम इनके शक्ल लिखेंगे, ये वाली प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जब लगाएंगे तो फिर जो मोल इनकी ताकत बन जाएगी, ए की ताकत यहाँ पर, बी की ताकत यहाँ पर, सी की ताकत यहाँ पर, डी की ताकत यहाँ पर, ये डी इसकी ताकत। ठीक है जी। फिर यहाँ पर भी यही होगा कि सी के ऊपर इसकी अपनी ताकत, डी के ऊपर इसकी अपनी ताकत, ए के ऊपर इसकी अपनी ताकत, अपना बी के पास इसकी अपनी ताकत। यहाँ पर भी फिर वही आ जाएगा, सी के ऊपर इसकी ताकत, डी के ऊपर इसकी ताकत, ए के ऊपर इसकी ताकत, बी के ऊपर इसकी अपनी ताकत आ जाएगी। ये हमने एक जनरल रिएक्शन लिया। पहले हमने क्या किया था, हमने अज्यूम कर लिया ए की जो मोल है वो 1 मोल है, बी का 1 मोल है, सी डी एक मोल। ठीक है। अब हमने क्या किया, मोल्स को ए बी सी डी एक जनरल रिएक्शन बना दिया हमने। तो फिर क्या हुआ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब हमने लिखा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, अब जो इसका मोल था वो इसकी पावर बन जाएगा, बी के जो मोल था, बी मोल थे, इसकी बी वो ताकत बन जाएगा। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में सी का जो मोल था वो इसकी पावर, डी का जो मोल था वो इसकी पावर। यहाँ पर भी वही हुआ,
फिर हमने इनकी वैल्यू पुट की, अब हमारे पास ए और बी इनकी ताकत वाली ये वैल्यू और सी और डी इसकी ताकत वाली ये वैल्यू आ जाएगी। तो फिर हम यहाँ पर जब पुट करें तो हमारे पास ये शक्ल आ जाएगी। फिर कैसी हमारे पास इस तरह आएगा। अब डी की जगह आप 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी मोल्स हो सकते हैं। बी की जगह इसका हमने यहाँ पर बी को फ़र्ज़ कर लिया, हमारे पास 7 8 10 15 20 कुछ भी मोल हो सकते हैं। यहाँ पर जो भी मोल होंगे वो इनकी पावर बन जाएगा, बाकी रिएक्शन सेम ही रहेगा। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के सी की वैल्यू के लिए, कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया, रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ, नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया। ठीक है जी, इसके 2 मोल हैं। अब जब हम के सी लिखेंगे, द रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो हमने पहले के सी को डिफाइन किया है। अब द रेशो कैसे होगी, NO की कंसंट्रेशन, इसके 2 मोल है ना ये वाले, ये मोल को हमने इसकी ताकत में लिख दिया, डिवाइडेड बाय ये रेशो डिवीजन को शो करता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये थी हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन।